अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। समाजवादी पार्टी अपने बागियों को, उसने जो बाहर का रास्ता दिखाया 3 बागी विधायकों को, उस मसले को PDA से जोड़ना चाहती है। और उसकी सारी कोशिश ये है कि मनोज पांडे हो, राकेश हो, अभय सिंह हो, राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, तो सपा इस प्रचार में है, इस कोशिश में है कि बताया जाए कि इसमें 1 ब्राह्मण और 2 ठाकुर, इसलिए ये लोग PDA के विरोधी थे, इसलिए पार्टी ने इनको निकाल दिया। लेकिन ये विधायक भी नौसिखिया नहीं है। ये भी मनोज पांडे 4 बार के विधायक हैं, एक 3 बार के विधायक हैं और एक 2 बार के विधायक हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट न देने से PDA का उम्मीदवार नहीं हारा सपा का, आलोक रंजन हारे तो वो PDA नहीं, और जया बच्चन को खड़ा क्यों किया, उनके खड़े होने से PDA को क्या मजबूती मिली, ये बताओ। वो काउंटर कर रहे हैं तीनों, और उसी काउंटर में जया बच्चन की भी छींचा लेदर हो रही है, आलोक रंजन की भी छींचा लेदर हो रही है। ये बागी विधायक पूछ रहे हैं, निष्कासित विधायक, कि आलोक रंजन से और जया बच्चन से समाजवादी पार्टी के PDA के आंदोलन को कब और कैसे और कहां गति मिली, हमको बताया जाए। बात भी ठीक है। रामजी लाल सुमन को छोड़ के बाकी तो 2 में कोई PDA नहीं था, ना आलोक रंजन ना जया जी। और ये विधायक कह रहे हैं कि 5 बार जया बच्चन को भेजा राज्यसभा में, इन्होंने कितना PDA को मजबूत किया, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करो, कच्चा चिट्ठा खोलो। तो अब निशाने पर जया बच्चन भी आ गई, आलोक रंजन भी आ गए, और जया बच्चन और आलोक रंजन के जरिए आप मानकर चलिए कि अखिलेश यादव निशाने पर, चूंकि टिकट तो अखिलेश यादव ने दिया। और इन तीनों लोगों ने इस पूरे अपने राजनीतिक फैसले को सनातन, राम और रामचरितमानस, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इसकी ओर मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ सजा इसलिए मिली क्योंकि हम राम के पक्ष में थे, हम सनातन के पक्ष में थे, हम रामायण के पक्ष में थे, हम राष्ट्रवाद के पक्ष में थे, इसलिए अखिलेश यादव को हम अखर रहे थे, इसलिए हमको निकाल दिया गया पार्टी से। ये तो पूरी नैरेटिव की लड़ाई है। लेकिन इसके आगे अब क्या होगा,
तो संकेत आ रहा है कि मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदेश चला गया है, इशारा हो गया है। मनोज पांडे बहुत सीनियर विधायक हैं और उनको ये संकेत दिया गया है कि आप इस्तीफा दीजिए और बाई इलेक्शन होगा ऊंचाहार में, वहां से लड़िए और फिर जीत कर आइए तो आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी। अखिलेश यादव को भी पता लग गया कि ये मैसेज है, इसीलिए आज उन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए मंत्री बनना चाह रहे हैं लोग, बन जाएं उसके बाद तो पूर्व लगेगा। इसका मतलब अखिलेश जी के पास भी ये सूचना पहुंच गई। लखनऊ का राजनीतिक गलियारा बहुत संकुल है, छोटा सा है। पहुंच गई कि उनके इन बागियों में से 1-2 मंत्री बनने जा रहे हैं, मनोज पांडे का तो तय है। इसीलिए आज उन्होंने तंज किया कि 1.5 साल के मंत्री बनेंगे। आपको याद होगा दारा सिंह चौहान जब सपा छोड़कर आए थे तो उनके सामने भी भाजपा ने यही शर्त रखी थी, यही स्थिति रखी थी कि इस्तीफा दीजिए, बाई इलेक्शन में जाइए, जीत कर आइए, हम मंत्री बनाएंगे। लेकिन खैर घोसी बाई इलेक्शन में दारा सिंह चौहान हार गए, भाजपा की टिकट से खड़े हुए थे और सपा के सुधाकर सिंह जीत गए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन का पालन किया और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया। वही दारा सिंह पार्ट 2 मान लीजिए अब मनोज पांडे के लिए हो रहा है। विधायकी से त्यागपत्र दीजिए, उपचुनाव में जाइए, जीत कर आइए, मंत्री पद की शपथ लीजिए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो 2 उपचुनाव हाल ही में उत्तर प्रदेश को अब देखने हैं। एक रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में जो मनोज पांडे का विधानसभा क्षेत्र है, और दूसरा मुख्तार अंसारी की सीट रही, उसके बाद उसके बेटे की सीट रही मऊ सदर की। तो मऊ और ऊंचाहार 2 जगह बाई इलेक्शन होना है, लगभग तय है। और इसमें एक और भाजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन होगा मऊ में कि दशकों से जो सीट वो नहीं जीत पाई उसको जीत कर दिखाए, और दूसरी ओर ऊंचाहार में मनोज पांडे का राजनीतिक जनाधार दांव पर लगेगा। मनोज पांडे कैसे जीतते हैं, कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, क्या परिस्थिति बनती है, उससे मनोज पांडे का राजनीतिक कद अगले चरणों के लिए निर्धारित होगा, ये तय जान लीजिए। लेकिन मूल लड़ाई नैरेटिव की, सपा का नैरेटिव, ये तीनों विधायक पीडीए के खिलाफ, पिछड़े दलित और मुसलमानों के, और इन तीनों का नैरेटिव सपा राम के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, इसलिए हमने सपा छोड़ी। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है पूरे घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि किसका नैरेटिव चलेगा, सपा वालों का या इन बागियों का। माफी उनको मांगने की जरूरत है, भगवान से माफी मांगे जिनके दर्शन से उन्होंने वंचित किया। माफी मांगने की उनको जरूरत है, हमको कोई जरूरत नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा अपने बागियों पर अचानक की गई कार्रवाई के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई है। इस्तीफे और उपचुनाव के कयास में सभी की नजर अब बागियों के अगले कदम पर जमी हुई है, क्योंकि खबर है कि सपा की कार्रवाई की जद में आए विधायक अब इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत सही कार्रवाई किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी से जीत करके चले गए भाजपा में मलाई खाने। कौन जिता देता इनको अगर हमारे नेता अखिलेश यादव जी का हाथ नहीं होता, उन्होंने टिकट नहीं दिया होता तो? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कार्रवाई बहुत पहले कर देनी चाहिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल इतना महान है, इतना बड़ा है कि इन लोगों को निकाला, बहुत दिनों तक इनको रहने दिया, अब ये कहीं के नहीं होंगे। बहुत अच्छे से, और बाहर का रास्ता मुझे कोई नहीं दिखाया है, मैंने अंदर का रास्ता देख लिया है, बाहर का रास्ता वो लोग खुद देख रहे हैं। मैं केवल देखो, राजनीति में जो निर्णय होते हैं वो बहुत कुछ
सोच समझ के होते हैं। ठीक है, माफी उनको मांगने की जरूरत है, भगवान से माफी मांगे जिनके दर्शन से उन्होंने वंचित किया, प्रभु राम से माफी मांगे जिनकी रामचरितमानस को जलवाया पढ़वाया गया, हिंदुत्व को मानने वाले उन सनातनियों से माफी मांगे जिनके भावनाओं पे ठेस पहुंचाई गई उनकी पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं द्वारा। माफी मांगने की उनको जरूरत है, हमको कोई जरूरत नहीं है। ऊंचाहार वाले विधायक मनोज पांडे की सियासी श्रद्धा अब किसी से छुपी नहीं है। मनोज पांडे ने साफ कह दिया है कि वो राम को गाली देने वालों का साथ नहीं दे सकते। इसी बीच मऊ सीट पर उपचुनाव की उठापटक भी तेज हो रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मऊ और ऊंचाहार में उपचुनाव की यलगार साथ साथ भी हो सकती है। जिस पार्टी द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अपमान को सहन न कर पाने की वजह से स्वयं ही 18 जून 2024 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में प्रभु श्री राम का सम्मान करने वाली भाजपा में शामिल हो चुका था। तो आखिर अब कैसा निष्कासन? रही बात अनुग्रह की, तो मनोज पांडे की उत्पत्ति जनसेवा, मानव मात्र सम्मान, गरीब व पीड़ित उत्थान एवं अत्याचार के प्रबल प्रतिरोध से ऊंचाहार की परिवार रूपी जनता द्वारा हुई है, किसी परिवार में जन्म लेने की वजह से नहीं। इसी बीच अब इस बिसात पर अपनी अपनी बाजी चलने की तैयारी होती दिख रही है। सपा के साथ साथ बीजेपी खेमे में भी हलचल हो रही है। हालांकि बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। तो भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बहरहाल 7 में से 3 विधायकों पर एक्शन से जहां अखिलेश यादव ने साफ और पीडीए वाला संदेश दिया है, तो वहीं बागियों के खेमे से मनोज पांडे बेहद मुखर है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस महासंग्राम में अब महामुकाबला होगा? क्या मऊ के अलावा और भी उपचुनावों का मैदान सजेगा? क्या इसमें पीडीए बनाम राम और राष्ट्रवाद पर रण सजेगा? अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा वाजपेयी जी, आपसे मेरा प्रश्न ये कि 2 तरह के नैरेटिव हैं, एक इस मोहल्ले से, एक दूसरे मोहल्ले से। सपा के मोहल्ले से नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ये लोग पिछड़े, दलित और मुसलमान के खिलाफ थे, और वो इसलिए भी सपा मान रही कि चस्पा हो जाएगा कि एक बामन है, 2 ठाकुर हैं, तो वो चिपक जाएगा कि पिछड़ों के विरोधी हैं। और वो तीनों मिलके ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी राम की, राष्ट्र की, हिंदुत्व की, रामचरितमानस की विरोधी थी, इसलिए हम बाहर आ गए। किसका नैरेटिव चलेगा? सर्वप्रथम तो टीवी 9 का धन्यवाद, आपका आभार अमिताभ जी, मुझे इस परिचर्चा का आपने एक पार्ट बनाया। अब आपकी बात पे आते हैं। बात थोड़ी सी इतर करती हूँ, लेकिन कनेक्टेड है, रेलेवेंट नहीं है, कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, जब हम लोग बात करते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके आखिरी शब्द थे हे राम। और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने दलितों को भी बढ़ाया, अल्पसंख्यकों को भी बढ़ाया, सबके लिए मान सम्मान, एक निश्चित स्थान देने की पूरी चेष्टा अपनी जीवन में की। लेकिन जाते जाते उनके मुख से एक शब्द निकला, 2 शब्द निकले, हे राम। तो जहाँ पे भारत की जो आत्मा है, वहां पे जहाँ हे राम बसा हुआ हो, और अगर कोई ये कहता है कि पीडीए ये नहीं चाहती, तो पीडीए भी भारत का ही हिस्सा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कुछ भी हैं, वो हिंदू हैं, वो भारतीय हैं। और अखिलेश यादव जी ने ये जो 3 विधायक निष्कासित हुए, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि निष्कासन के पश्चात उपरांत उन लोगों के स्टेटमेंट क्या आए। स्टेटमेंट उन्होंने वही दिए जो आप लोगों ने अभी आपने भी बताया, कि उन्होंने ये व्यक्तिगत कारण नहीं बताए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर की जो अपमान हुआ, उसके
जो प्राण प्रतिष्ठा का अपमान हुआ, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही, उससे हम आहत हैं। तो वो राम और राष्ट्र इसको जोड़ करके चल रहे हैं। अगर वो उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं अगर इसमें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कदम जो अखिलेश जी द्वारा उठाया गया है, ये कुछ जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हर विधायक का अपना अपना एक क्षेत्रीय जनाधार होता है। अगर वो, जैसा कि आप मनोज पांडे जी की अभी हम इसमें रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने कहा 18 जून 2024 को वो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं। अगर उसी सिंबल से वो जीत जाते हैं तो अखिलेश जी के लिए क्या हुआ, एक सीट का नुकसान जमीनी तौर पे हो गया। बीजेपी के लिए क्या हुआ, उसने विपक्ष में भी एक अपनी ध्रुवीकृत राजनीति कर दी, एक वैचारिक लड़ाई, एक वैचारिक अपना एक संदेश बना दिया। ठीक। अशोक यादव जी, ये पीडीए के विरोधी हैं 3 लोग, एक ब्राह्मण 2 ठाकुर चुने आपने निशाने पर रखने के लिए, ठीक, और वो कह रहे मसला पीडीए का है ही नहीं। पूछा हमने क्यों भाई पीडीए का क्यों नहीं, अखिलेश जी ने तो कहा पीडीए का ही मसला है। तो उनने कहा कि वो आलोक रंजन पीडीए में नहीं आते, जया बच्चन पीडीए में नहीं आती, और बताया जाए हमको कि आलोक रंजन का क्या योगदान रहा पीडीए को मजबूत करने में, और जया जी का क्या योगदान रहा, उनको 5 बार राज्यसभा भेजा। वो कह रहे असली मसला ये है कि राम जन्मभूमि का अपमान था, राम का अपमान था, राष्ट्र का अपमान था, राष्ट्रवाद का अपमान था, रामचरितमानस का अपमान था, इसलिए हम लोग तो पहले ही छोड़ दिए। बोले निकाले क्या है? मनोज पांडे तो तारीख बता रहे कि 2 साल पहले हम निकल आए थे, अब कहाँ निकालेंगे? अशोक देखिए, पीडीए कोई जातिवादी संगठन नहीं है। पीडीए एक सामाजिक आंदोलन है जो हमारे जात पे ही आधारित है ना भैया। अशोक भाई, जात पे तो आधारित है, उसके पिलर्स तो जात पे ही है ना। वो आंदोलन कोई हो लेकिन है तो जात पे ही ना। जी अमिताभ जी, माता प्रसाद पांडे किस जाति के हैं? माता प्रसाद पांडे तो जो आप कह रहे हैं उस जात के हैं नहीं, जिस जात को आप इंडिकेट कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे तो ब्राह्मण जाति के हैं, फॉरवर्ड कास्ट के हैं, लेकिन विधानसभा के हमारे नेता इसीलिए मनोज पांडे करे हम मार दिए गए। मनोज पांडे, राकेश और अभय इसीलिए तो मार दिए गए, एक ब्राह्मण 2 ठाकुर। तो मामला तो जात का ही है ना। नहीं देखिए, वो चूंकि गद्दारी करके गए हैं तो कुछ न कुछ एलिगेशन लगाना है। हमारे पार्टी का मानना है कि पीडीए एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, जिसमें समाज के उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का आंदोलन है। इसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक है, सबको स्पेस मिला है। और मैंने एक एग्जांपल आपको दिया नेता प्रतिपक्ष का। अच्छा, दूसरी बात, जो मनोज पांडे जी हैं, चाहे हमारे बाकी जो विधायक हैं, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, इनको चाहे इतिहास में कोई शब्द हो या वर्तमान में कोई शब्द हो या भविष्य में कोई शब्दावली हो, वोकैबुलरी हो, उस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा तो इनको गद्दार की ही श्रेणी में लाया जाएगा। चाहे भगवान राम का नाम लेके बचने की कोशिश करें, चाहे सनातन का नाम लेके बचने की कोशिश करें, लेकिन दे विल बी टोल्ड एज गद्दार, जो को शुद्ध हिंदी में कहा जाए गद्दार। अच्छा, तीसरी बात में आता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं भगवान राम की बात नहीं मानते हैं। आप ये बताइए, वो लोग किस विचारधारा को पोषित और पल्लवित करने के लिए गए वहां पर? वो इटावा में जो घटना होती है, जो यादव और दलित समाज की जो कथावाचकों के साथ जो जिनकी विभत्स तरीके से अपमानजनक उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन मनुवादी और हिंदुत्व मनुवादी व्यवस्था के द्वारा उस विचारधारा को पोषित और पल्लवित करने वाली भाजपा के साथ गए वो लोग। आप ये बताइए, इस देश में, इस प्रदेश में आरएसएस और भाजपा मनुवादी हिंदुत्व लाना चाहती है। ठीक है अशोक भाई, अब ठीक है, अब आपने ठीक, अब आप रुकना होगा। आपने इटावा घटना का प्रसंग किया, हम सोच रहे थे कल उस पर एक पूरी बहस करते, लेकिन अब आप ले आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कहने पड़ेगा, क्योंकि आपका सम्मान भी है। मनीषा जी भी रुकना होगा भाई। अव्वल तो भाजपा वालों ने मारा हो तो अशोक पांडे जिम्मेदार हैं, इनकी मजम्मत करो सब लोग, ठीक। दूसरी बात, हम लोगों के पास अध्ययन नहीं है, कोई लिख के दे देता है, बोल देते हैं, कर देते हैं। मसला है भागवत का, कि भागवत नहीं कहनी दी गई उनको, वो क्या नाम था जो भी व्यक्ति है, हालांकि उस व्यक्ति के भी पास नाना प्रकार के आधार कार्ड निकले। ये छलछट में भी नहीं करने की जरूरत है। यादव तो भी अच्छा है, मैं बताऊंगा क्यों अच्छा है।
मैं आज इस विषय को लेना नहीं चाहता था, लेकिन अशोक भाई ने छेड़ दिया, इसलिए इस पर थोड़ा बोलना होगा। ये विषय समाज में जा रहा है। आज अखिलेश जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर कही अपनी। महर्षि वेदव्यास कौन थे पता है? उन्हीं से आया ना सब कुछ। उसी को हम व्यासपीठ कहते हैं ना, जहां आचार्य बैठ के पढ़ता है। तेजस्वी यादव कह रहे कथा बकना, ये भाव है कथा के प्रति लालू जी के बेटे का। वो कह रहे कथा बकते हैं ये लोग, ये भाव है। ये पीडीए सीडीए डीडीए, ये कौन सा क्या है? कथा बकी जाती है भाई। ऐसा अभद्र आचरण मत करिए लोक जीवन में। अब दूसरी बात पे आते हैं। अशोक भाई, पुरानी बात मैं नहीं कहूंगा, कब मैं कर सकता हूं। मैं सप्तऋषियों से लेकर और पूरी व्यवस्था पर 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन वहां मत जाइए। बाबा जय गुरुदेव को तो जान ही रहे हो, वो तो बहुत पुराने मामला है नहीं। और समाजवादी पार्टी के परिवार से उनका रिश्ता भी अच्छा था, ये भी जान रहे हो। बाबा जय गुरुदेव वो यादव थे, उनसे ज्यादा आश्रम किसी के पास नहीं। क्या करोड़ों लोग उनके अनुयायी थे, यादव थे। ये कौन है? बाबा रामदेव। भारत में पिछले 100 वर्षों में इनसे ज्यादा लोकप्रिय कोई आदमी हुआ क्या? संत गेरुआ पहनने वाला रामदेव कौन है? यादव है, हरियाणा के, खांटी उच्च कुलीन यादव। संत रामपाल वो कौन थे? बाबा जो हाथरस में बवाल करा दिए थे भगदड़, वो कौन थे? वो जाटव। क्या उनकी सभा में 5-5 लाख आदमी आता था। ये कौन फैला रहा है ऐसा? निरंजन ज्योति कौन है? महामंडलेश्वर है। मैं भारत के अखाड़ों का विवरण दे दूं, हजारों महामंडलेश्वर हैं जो दलित वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। हजारों, एक तो नहीं, सैकड़ों कथावाचक हैं, सैकड़ों धर्मगुरु हैं। कथा सबकी है अशोक जी। ये आप लोगों के बांटने से कथा नहीं बटेगी। ये कथा को बकना कह देने से कथा का प्रभाव नहीं समाप्त होगा। कहा जा रहा हम चढ़ावा के लिए मना कर देंगे, नहीं, हम अलग करेंगे। भाई आप कृष्ण जन्मभूमि अलग बनाओगे, अयोध्या अलग बनेगी, बाबा विश्वनाथ आप डुप्लीकेट बनाओगे? कोई नहीं हो संभव है। ये राजनीतिक पार्टी थोड़ी ना बोले हम अब चुनाव चिन्ह बदल के अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, ऐसा नहीं होता मित्र। नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करती है, ये बट नहीं सकती। जिन्होंने भी ये कृत्य किया वो असामाजिक लोग हैं, ऐसा निंदनीय है। कथा सबकी है, सबके कंठ को स्वतंत्रता है कथा कहने की। लेकिन कथा वाले बाबा से भी कहूंगा आधार कार्ड एक ही रखो। ज्यादा आधार कार्ड रखोगे उनमें नाम पते अलग अलग होंगे, मामला गंभीर हो जाएगा, पुलिस थाना कचहरी में भी फंसोगे। अशोक जी मेरे ख्याल से इस बात से आप सहमत होंगे क्या? वो फिर जालसाजी का मामला हो जाता है, उसका कथा से कोई लेना देना नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं कथा सबकी है। इस देश में कथा के लिए जो आसन है उसको हम व्यासपीठ कहते हैं। और महर्षि व्यास, हाँ ये तो मैंने बताया, महर्षि व्यास कौन थे? जो संजय निषाद है ना, इनको तो जान ही रहे आप, इनकी पार्टी को। वो निषाद कन्या माता सत्यवती के पुत्र थे। क्या उनसे ज्यादा पीडीए वाला कोई होगा? आप लोग उनसे ज्यादा पीडीए हैं। वो निषाद मां के पुत्र थे। अब आप लोग कल से सपा बना लिए तो बोले नहीं हम तो उनसे भी बड़े निषाद, हम उनसे बड़े निषाद हैं, हाँ, हमारा पीडीए डबल डोज है। ऐसा थोड़ी नहीं यार, कहीं कोई दवा है बोले वो 250 mg थी 500 mg है ना, ये सब नहीं। मैं चाहता था कल इस पर एक विस्तार से चर्चा होती, लेकिन खैर अशोक जी ले आए विषय। और अशोक जी भी क्या ले, ठीक बात है। जब अखिलेश जी ने आज पूरा 1 घंटा इसी पर ढोलक वोलक बजवा दी वहां पूरा, तो फिर ठीक है। खैर विवेक नारायण जी, मसला वही, ये आरोप गंभीर हो जाता है कि
हमको मंदिर जाने, दर्शन करने जाने से मना किया गया। ये आरोप आपके अलायंस पर लगा रहे, आप जिनको निकाल रहे हो, आपकी पार्टनर जिनको निकाल रहे हैं वो विधायक। ये नैरेटिव तो बड़ा नुकसान देने वाला है, नहीं? अच्छा, आप लोग भी इस नैरेटिव की काट के लिए ऐसा कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किए कि इन्हें क्या रोकेंगे, हम तो खुद हो आए, मतलब ऐसा भी कर देते आप तो हम मान लेते मनोज पांडे की, अभय की, राकेश प्रताप की बात झूठे है, नहीं? अगर अखिलेश जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, शिवपाल जी का, रामगोपाल जी का फोटो वहां पूजा अर्चना करते आ जाता, मान लो रामलला की, खड़गे जी का, तो शायद इनकी बात नहीं चलती, नहीं? विवेक जी, आप लोग भी समय नहीं निकाल पाए अभी तक व्यस्तता में। विवेक जी। अमिताभ जी, ये देखिए, किसी पार्टी से किसी का निष्कासन, अनुशासनहीनता की कार्रवाई, ये उस पार्टी का विशेषाधिकार होता है, और वो किन मुद्दों को लेकर ये फैसला पार्टी नेतृत्व ने लिया, ये पार्टी ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब देखिए, जो बात आती है कि उन्होंने कहा, अगर पीडीए की बात आप कर रहे हैं तो ये पीडीए के अगर आप मान लीजिए तो जो दूसरे तरफ जो लोग बचे हैं, बाकी 5 लोग, वो पीडीए प्लस में गिनेंगे क्या उनको आप? वो तो 2 ब्राह्मण वहां भी हैं, पाल भी हैं, मौर्य भी हैं, सब हैं ये। तो इस तरह का ये बात, और दूसरे जो जिस तरह की बात आज निष्कासित होने के बाद, चाहे मनोज पांडे पाल और मौर्य है, इसमें तो प्योर है, ये नीट है, ये नीट है, इसमें एक ब्राह्मण 2 ठाकुर, इसमें तो मामला, इसलिए मैंने निवेदन किया जी। नहीं देखिए, और इसको पीडीए से नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर इसको आप पीडीए से जोड़ रहे हैं तो वो तो पीडीए प्लस हो गया, यानी पीडीए के संग में ब्राह्मण भी 2 वहां लगे हुए हैं, विनोद चतुर्वेदी और वो क्या नाम उनका, ये एक और है कोई, 2 लोग ब्राह्मण वहां भी हैं। तो देखिए, आज जिस तरीके से मनोज जी ने बात करी या राकेश प्रताप जी का मैंने सुना, तो ये बातें तो निष्कासन के बाद सभी करते हैं। राम जी उनको आज याद आए, अगर सपा से निष्कासन नहीं होता तो राम जी उनको अभी याद ना आते। तो ये बातें तो इनका तो कोई अर्थ नहीं हो सकता। विवेक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, विवेक जी, सपा के 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा। सपा के निष्कासन से पहले ये तीनों लोग अलग अलग समय पर रामलला के दर्शन करे आए, गाजे बाजे के साथ करे आए। हाँ। नहीं तो देखिए, दर्शन करना अलग बात है। देखिए, दर्शन को करना, मंदिर नहीं निकाल पाए ना, इसलिए अलग बात के, छोटी बात नहीं ना। आप लोग कहाँ टाइम निकाल पाए अभी तक? अमिताभ जी, देखिए, पिछले कई सालों से जो देश में नैरेटिव बनाया गया, वो इस तरह का बनाया गया कि हमारे कहे से अगर विवेक नारायण मिश्रा मंदिर जाते हैं तब तो वो ठीक है, हिंदू हैं, और अगर हमारे कहे से नहीं जाते हैं तो विवेक नारायण हिंदू नहीं है। ये जो नैरेटिव बनाया गया, इसलिए आप कोट कर रहे हैं कि वो मंदिर हो जाए। आज मंदिर हो जाए, ठीक बात है, लेकिन आज निष्कासन के बाद जिस तरह उनको राम जी याद आ रहे हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने, अगर वो पार्टी से निष्कासन नहीं होता तो आप सोच के देखिए क्या ऐसी बात करते वो? ये बात है। देखिए, तो इसको भी देखिए, यहाँ पे देखिए। और रही बात आशय निकालने की, तो आशय निकालने के लिए तो आप विद्वान हैं, आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी आशय निकाल सकते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम गए, उसका आशय निकाल लीजिए। टैक्स पेयर के पैसा इतना खराब किया, दिल्ली में योगासन कर लेते। तो इस तरह के अगर आशय निकालने की बात है, वो तो आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र होगा, कुछ भी आशय आप निकाल सकते हैं। ठीक है विवेक भाई, भाजपा के पास चलूंगे, 2 बातें करेक्ट कर दूं। तथ्य पवित्र होता है, वो बिल्कुल वेद की वाणी की तरह पवित्र शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इनको नहीं निकालते अखिलेश यादव तो ऐसा बोलते। विवेक जी योग्य व्यक्ति हैं, सब चीज़ों का स्मरण रखते हैं, लेकिन कई बार एक राजनीतिक प्रतिबद्धता ऐसी होती कि कुछ चीज़ें स्मरण में रहें, उनको भी पीछे कहना पड़ता है कि ना तुम ना आना, मुँह पीछे रहो। खैर, मैं याद दिला देता हूँ, मेरा तो काम ही है। जब 2023 में राज्यसभा के लिए क्रॉस वोट हुआ, विवेक जी याद, अब आगे के लिए दुरुस्त कर लीजिए इस बात को, उस दिन भी इन लोगों ने यही बोला था जो आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, क्या कि हम राम के साथ हैं, हमें ऐसी। और उन्होंने कहा था, शायद अभय ने या राकेश ने, किसी ने, कि जाके प्री नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि भैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्या बोले, हमने छोड़ दिया भाई, आज नहीं कह रहे,
वोट डालने के बाद जब आए थे, ब्रजेश पाठक हाथ पकड़ और ऐसे ऐसे ये फोटो खिंचा रहे थे, तभी वो सब लोग ये भाषण झाड़ दिए थे। इसलिए एक तो बात ये, दूसरी बात विवेक भाई ने कही, इस पर मैंने कहा था कुछ, लेकिन विवेक जी ने कहा है, अशोक भाई आ रहा हूँ, कि आपके कहने से, मतलब बीजेपी वालों के कहने से हम मंदिर ना जाएं तो हम क्या सनातनी नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। बीजेपी जब भ्रूण में भी नहीं आई थी, गर्भ में भी नहीं आई थी भारत की राजनीति के उसमें शरीर में, उससे हजारों साल पहले से मंदिर है। क्या बीजेपी क्या लाई? बीजेपी क्या लाई? और आप क्या लाए? आप भी कुछ नहीं लाए। इसलिए ये गलत फहमी तो दिमाग से निकाल दो। अब आती है बात के बीजेपी के कहने से। नहीं विवेक भाई, 1949 में रामलला का प्राकट्य हुआ जन्म स्थान पर, जो 3 डोम थे उसके मध्य वाले डोम में। पंडित जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपकी व्यस्तता को प्रणाम कर रहा हूं दंडवत होकर। आपकी व्यस्तता मतलब आपकी नहीं, जिनकी उनके लिए, आप समझ ही रहे हो क्या? 1949 से लेके 24 जून 24 है आज 25 है 24 जून 2025 तक वो अयोध्या जाने का टाइम ही नहीं निकाल पाए। बोलो बछिया बलरामचंद्र की जय। जवाने में हो आए, शादी में हो आए, ब्याह में हो आए, गमी में हो आए, क्या मेला में हो आए, ठेला में हो आए, रेला में हो आए, ईदगाह में हो आए, बकरीद पर सिमई खाली। लेकिन 1949 से लेकर 2025 तक कौन लोग अपॉइंटमेंट तय करते हैं आप लोगों का? आप लोग इतने व्यस्त हो क्या यार? नहीं। और बगल से निकल गए मुंह उधर करके। विवेक जी अब क्या बोलोगे? तो सूर्य के ऊपर दिया लेके कहां जाना चाहते हो? सीढ़ी पर क्या करोगे? इसका खंडन कर सकते हो तो अभी आपको मंच दे दो। आप बता दो कि नहीं नेहरू जी गए थे आपको याद नहीं, इंदिरा जी गई थी आपको याद नहीं। बताए, मेरी बात काटिए ना। नहीं, अगर नहीं काट सकते तो फिर बीच में क्या कर रखा? ये तो बात काट दीजिए। राजीव गांधी ट्रेन से फैजाबाद गए थे कैंपेन शुरू करने कांग्रेस का, याद है ना? लेकिन उतर कर एक हरे दोने में ₹1.25 का बतासा लेके रामलला के यहां नहीं गए थे। तब तो कोई तो बात है मित्र, वही प्रश्न है, वही बात मनोज पांडे कह रहे, राकेश कह रहे, अभय कह रहे, बाकी लोग कह रहे। आप तस्वीर दिखा दो तो इन सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। अशोक पांडे जी, तीनों का इस्तीफा कराएंगे, तीनों को बाई इलेक्शन लड़वाएंगे, या केवल अभी मनोज पांडे के लिए ऑफर है कि पहले भाई तुम इस्तीफा दो, ऊंचा हार लड़ो, फिर जीत के आओ, फिर मंत्री बनाए? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी 1.5 साल के लिए मंत्री बनाने का खेल खेलेगी। देखिए, अखिलेश जी इस बात को जानते हैं कि वो चुनाव हुआ तो वही जीतेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि वो मंत्री बनाएगी। ये सही है कि उन लोगों ने जो जिस तरह का अंदाज दिखाया है, निश्चित तौर पे उन्हें हम विधायकों को धन्यवाद प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने दिया था। जिन सवालों पे उन्होंने बगावत किया था, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का इस समय जो चरित्र है, किसी का भी दम घुट सकता है। अखिलेश यादव जिन्ना को महान कहते हैं तो औरंगजेब को अबू आजमी महान कहता है, तो रामजी लाल सुमन निश्चित तौर पे राणा सांगा को गद्दार कहते हैं। इन लोगों का इतना बढ़िया इतिहास ज्ञान हो गया है अखिलेश जी का कि बाप रे बाप, 30 लाख लोगों की हत्या हुई थी, भारत पाकिस्तान बटा था, उस जिन्ना को महान कहते हैं। निश्चित तौर पे ये सारे एमएलए जिन्होंने बगावत किया है महान है। रामलला के लिए अभी आपने नेहरू जी का जिक्र किया, नेहरू जी की एक चिट्ठी वल्लभ भाई पटेल जी के नाम एक चिट्ठी आज भी है एक, और उसमें उन्होंने लिखा था उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी हिंदुत्ववाद में जा रही है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का न्योता राष्ट्रपति को मना कर रहे थे पंडित नेहरू मत जाइए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को मना कर रहे थे मत जाइए। ठीक वही दशा उत्तर प्रदेश में आई थी, तब इन विधायकों ने बगावत किया था। और क्रॉस वोटिंग किसके लिए? वो पीडीए में थे, जया बच्चन पीडीए की हिस्सा है, आलोक रंजन पीडीए के हिस्सा है। मेरा कहना है
पीडीए में तो अखिलेश जी खुद नहीं है। कोर्ट कहता है कि यादव बिरादरी क्रीमी लेयर है, पिछड़ों को जो मिलना चाहिए उसका क्रीम खा लेती है। यह मैं नहीं, कोर्ट कहता है। अखिलेश जी तो खुद पीडीए में नहीं आ रहे हैं कोर्ट के हिसाब से। उनके घर की दो दो बहुएं छत्री समाज से आती हैं, वो अपनी बिरादरी से इतना नफरत करते हैं, उन्हें गोबर की गंध बहुत खराब लगती है। मेरा ये कहना है अखिलेश जी, दिग्भ्रमित मत करो जनता को। उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की जनता इस बात को जानती है कि आपकी इस नौटंकी से उत्तर प्रदेश की जनता अवगत है। निश्चित तौर पे उन विधायकों का सम्मान होगा, वो विधायक चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी की ऊंची हार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अशोक जी, केवल ऊंचा हार का मतलब या ये अभय और राकेश सिंह ये भी तीनों का इस्तीफा कराएगी बीजेपी कि भाई अब आ जाओ, देखिए अब खुला खेल फर्रुखाबादी होना चाहिए। ये तय है कि अगर चुनाव होगा तो हमारे ये निश्चित तौर पे जीतेंगे। जिन सवालों पे इन्होंने कुर्बानी दी है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता का गौरव से उठा हुआ है। जी ठीक बात। बीजेपी की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया कि बीजेपी के मन में क्या है। अशोक जी ने कह दिया कि हमारे लिए इन तीनों विधायकों ने जो जिस कारण से सपा को छोड़ा है वो विषय महत्वपूर्ण है, वो गौरव का विषय है। राम, राष्ट्र, रामायण, तीन रा। भाजपा इसी को नैरेटिव बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये अशोक जी के लिए। मनीषा वाजपेयी जी, बात वहीं आगे एक विषय आज अखिलेश जी ने खड़ा कर दिया। पीडीए का तो था ही, और फिर वो कथावाचक वाला जिस पर अभी अशोक यादव जी ने कहा। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में जितने ब्राह्मण कथावाचक नहीं होंगे, उससे ज़्यादा अन्य समाज के अन्य वर्गों के कथावाचक हैं, और बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनकी बड़ी भारी फैन फॉलोइंग है। इस पर मैंने तो कभी टकराव नहीं देखा। मैंने उदाहरण बाबा जय गुरुदेव का दिया, रामदेव जी का दिया, संत वो क्या रामपाल जाटव का दिया। वो तो विष्णु ही अवतार हो गए थे, वो जाटव थे। करोड़ों लोग उनको विष्णु का अवतार मानते थे। तो क्या ये विषय राजनीति में चल सकता है? जो सपा कोशिश कर रही है कि एक ये भी हो जाए कि भाई हमारे कथा वाले अलग, तुम्हारे कथा वाले अलग। अमिताभ जी, मेरा इस विषय में ऐसा मानना है कि प्रथम दृष्टया तो जब मैंने भी देखा तो मेरी भावनाएं भी हर्ट हुई कि एक मानवता के आधार पे ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उस विषय को गंभीरता से अंदर तक जाकर के देखा तो सबसे पहले मुझे एक बात खटकी और खराब लगी, अपनी आइडेंटिटी किसी को भी हाइड नहीं करनी चाहिए। आप एक कथावाचक हैं, आप भगवान की बात कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ आपको करना चाहिए। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, आप किसी भी जाति से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बात क्या कह रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है, वो मैटर करता है। लेकिन आपने चुना क्या? आपने सबसे पहले अपनी ही पृष्ठभूमि को, अपना ही आधार कार्ड, अपनी ही आइडेंटिटी को चेंज किया। ये एक बात खटकती है। जब आप अपने आप को एक ब्राह्मण के रूप में प्रदर्शित करते हो, आप उसके आईडी कार्ड रखते हो, ये एक गलत संदेश जाता है कि आप दूसरों को, जहाँ पे आप कथावाचन कर रहे हैं, वो वहां पे क्या संदेश दे रहे हैं। आप वाल्मीकि जी को शायद थोड़ा सा एक भूल गए, वो भी एक डाकू ही थे, और उन्होंने आज हम लोग वाल्मीकि जी का कैसे स्मरण करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो हमारे अपने उसमें हम लोग बड़ी भक्ति भावनाओं से इन जगहों पे जाते हैं, बड़ी उस पे सुनते हैं। मैंने आज एक वीडियो भी देखा, उसमें उन्होंने, मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो ऐसा परिदृश्य क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चलता है कि ब्राह्मण विरोधी, मनुवादी, ये वो, कि पानी का घड़ा जो है छूने ना ही दिया जाए, और ऐसा एक समाज हो। हम भी उसी समाज में आते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये भेदभाव नहीं हो, लेकिन आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए, आइडेंटिटी को हाइड नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात मेरी है। और मुझे ये लगता है कि अगर हम इसको इससे जोड़ते हैं, आपके
अभी कल के निष्कासन से और राम मंदिर वाली बात या रामचरितमानस की प्रतियां जलाए वाली बात या हमारे 3 विधायक जो सपा से हैं, बीजेपी इसको एक राजनीतिक शुद्धिकरण के रूप में लेगी। मुझे ऐसा लगता है वो विचारधारा की वापसी के रूप में इसको लेगी और मुझे लगता है शायद आगे जनता भी स्वीकार कर ले उसको। ठीक बात। अशोक भाई, क्या अब कथा भी 2 होंगी? बोले ये समाजवादी पार्टी की कथा चलेगी यहाँ और भाजपा वालों की वहां, ऐसा कुछ। आज मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ नहीं समझ पाया। अमिताभ जी देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ आप समझे न समझे, लेकिन जो घटना घटित हुई उसकी मर्मज्ञता को और उस घटना के जो समाज में जो उसका रिएक्शन है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। आज आपको पता होगा सदियों पहले जो महार जाति थी महाराष्ट्र में, उसके साथ ये मनुवादी लोगों ने कैसे कैसे व्यवहार किए, उसके गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू, धूप में निकलना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन बड़ा दुख है कि आज भी उनके पूर्वज समाज में जिंदा हैं, उनके वंशज समाज में आज भी जिंदा। अमिताभ जी, इस बात का कष्ट हम लोगों को है कि जो घटना आज सभ्य समाज में, ठीक है आपने कहा कई आधार कार्ड क्या थे क्या नहीं थे, वो किसी भी जाति के हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो भगवान का नाम ले रहे हैं, कथावाचक का भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके जाति धर्म से क्या मतलब है? वो भगवान का नाम ले रहे हैं भाई, वही मैं किसी जाति विशेष का विशेष अधिकार थोड़ी भाई है। मेरा निवेदन वही, विशेष अधिकार तो मेरा निवेदन वही, उनको ब्राह्मण का आधार कार्ड बनवाने की क्या जरूरत थी? यादव का आधार कार्ड ठाट से रखो। कथा किसकी है? योगेश्वर कृष्ण की। कृष्ण कौन है? यदुवंशियों के आदि पुरुष, वही ना। अरे कौन रोक रहा? सबसे पहला तो आपका अधिकार है। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास निषाद पुत्र। कथा किसकी? भगवान कृष्ण की। कृष्ण कौन? यदुवंशी। अशोक जी, समस्या कहां है फिर? देखिए समस्या यहां है, जो फीलिंग ऑफ सुपरमेसी बाय बर्थ, फीलिंग ऑफ सुपरमेसी बाय बर्थ, ये कुछ जातियों में विशेषाधिकार होता है कि वो सर्वोच्च हैं। जन्म हो गया फलाने जगह तो सर्वोच्च हो गए। ये मानसिकता गलत है, इस मानसिकता को समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये मानसिकता को गेस्ट हाउस में मारने का प्रयास। अशोक जी, आप कई नामा राशि अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि ताजा उदाहरण ले लो, एक दलित महिला को गेस्ट हाउस में मारने की कोशिश की गई आपकी पार्टी के द्वारा। बुआ कह के, बुआ देखिए अमिताभ जी, इतिहास में वो 1000 घटना बता दें, लेकिन वो 1000 घटनाएं इटावा वाली घटना के दाग को धुल नहीं सकती। आप अगर तमाम घटनाएं गिना लीजिए, लेकिन उस घटना से सोचिए कि इटावा वाला दाग धुल जाए। आप ये बताइए अमिताभ जी, मैं ज्यादा नहीं पूछता, अमिताभ जी मैं यही पूछता हूँ कि जब इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को और भाजपा हिंदुत्व जब उनके साथ इस तरह की घटना कर सकती है कि उनकी आवाज को गंगा जैसे बुलवा सकती है, तो आम पीढ़ी कहाँ सुरक्षित है? लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटनाएं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने घटित किया, उनकी आवाज को गंगा जल से धुलवाने का काम किया, तो आम पीढ़ी कहाँ सुरक्षित है? ये मनुवादी व्यवस्था जो कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कौन कहा था? ये चौपाई जहां से आई है, ये व्यवस्था भी वहीं से आई है। अमिताभ जी, जो व्यवस्था इस चौपाई में है, वे व्यवस्था को कैरी अगर कोई समाज कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है। वो मनुवादी हिंदुत्व को पूरे देश में लागू करना चाहती है, और मनुवादी हिंदुत्व वही है जो मैंने चौपाई में बताया। वही मनुवादी हिंदुत्व है कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का शोषण करो, उनको अपने पैरों की जूती समझो, उनका जितना उत्पीड़न कर सको करो। यही मनुवादी सोच है, यही मनुवादी हिंदुत्व है, और इसी मनुवादी हिंदुत्व को आरएसएस आज समाज में थोपना चाहती है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कहीं न कहीं हमारा जो पीडीए समाज है, इनके छद्म हिंदुत्व, छद्म सनातन के जाल में कहीं न कहीं फंस जाता है।
और जब फंस जाता है तो 5 साल तक अपना उत्पीड़न करवाता है, उसका बाल छीला जाएगा, उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाएगा, उसके ऊपर तमाम अपमानजनक कुकृत्य किए जाएंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी। तो इस तरह का काम पीडीए ऐसा नहीं है। पीडीए अगर सीएमओ होगा उसका उत्पीड़न हो जाएगा, पीडीए कोई मंत्री होगा वहां उसका उत्पीड़न हो जाएगा, पीडीए कोई कथावाचक होगा वहां उत्पीड़न हो जाएगा, पीडीए कोई पूर्व मुख्यमंत्री होगा वहां उसका उत्पीड़न हो जाएगा। तो उत्पीड़न तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पीडीए के उत्पीड़न का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। ठीक है अशोक भाई, पीडीए उत्पीड़न का बीड़ा उठा लिया भाजपा ने। ठीक है ठीक है, एक दो बातें रखूंगा फिर विवेक जी के पास चलूंगा। एक आंकड़ा है कि देश में सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक पार्षद, सर्वाधिक सांसद पिछड़े वर्ग से और दलित वर्ग से भाजपा के हैं। ये इस आंकड़े की काट तो नहीं कर सकते चिल्लाने बिल्लाने से, तो होगा नहीं काट, ये सच है। उठा के देख लीजिए, मेरी ना मानो, वो गाना था ना, हमरी ना मानो और अंग्रेजवा से पूछो, वैसे मगर हमारी ना मानो, आंकड़े देखो। एक अंग्रेजवा मत कहिए, नहीं ये आंदोलन कर देंगे कि रेडिया रहे अंग्रेजवा कह रहे हैं। तो एक विषय ना, वो तो गाना है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि उमा भारती राजनीति में आने से पहले कथावाचक थी, बहुत छोटे से कथावाचक थी, मेरे ख्याल 7 साल की उम्र से कथा शुरू की थी उन्होंने। तब राजमाता विजया राजे सिंधिया ने एक बार उनको सुना और वहां से उनका जीवन बदला। वो किस जाति से हैं? वो खाटी पीडीए हैं कि नहीं है ना? तो भाजपा में है। ऐसे तमाम उदाहरण है। निरंजन ज्योति का मैंने उदाहरण दिया अभी, वो भी प्रवचन करती हैं, कथा कहती हैं। क्या अब कथा भी अलग अलग कराओगे? कहा गया कि अगर ऐसे रहा तो एक दिन वो आएगा कि हमारी कथा अलग हो जाएगी। फिर क्या करोगे? कहां करोगे कथा? कौन सी कथा करोगे? अलग कोई दूसरी कथा पढ़ोगे? नहीं ना। कथा सबकी है, कंठ सबका एक समान पवित्र है मित्र। इसमें काहे को लड़ाई आगे बढ़ा रहे हो? जिन्होंने अभद्रता की उनको दंडित किया जाना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के। न्याय अपना काम करे, कानून अपना काम करे, बात खत्म हो जाती। बोले ना अब तो कथा ही अलग, जैसे घर में नहीं होता, 2 भाई हैं, बोले ना अब तो चूल्हा बटेगा, दीवार बनाएंगे। ये घर नहीं है कि बांट दोगे। कथा अंग्रेज नहीं बांट पाए अशोक भाई। अंग्रेजों ने, मुगलों ने मालूम क्या किया, ये हम सबको जानना चाहिए, किसी पार्टी में हो। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में छेपक जुड़वा दिए। क्या? किसी में 2 श्लोक जुड़वा दिए, किसी में 2 चौपाई। तुलसीदास की रामचरित में 2 दोहा जुड़वा दिए, कहीं 2 चौपाई जुड़वा दी, ताकि इनसे बवाल बढ़े। ये मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ढोल गवार शुद्ध बसुनारी टाइप का उन्होंने छेपक जुड़वा दिए और उसको छपवा दिया और बाजार में बंटवा दिया। बोले देखो 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 इनके यहां तो ऐसा हो रहा है। नहीं, ये काम मुगलों ने किया और मुगलों के बाद अंग्रेजों ने किया, सिर्फ हिंदुत्व को, भारतीय सभ्यता को कलंकित करने के लिए। इसलिए ये विषय ऐसे इतना सरल नहीं। विवेक नारायण जी एक बात और कह दे, गए नहीं सो गए नहीं टाइम मिल पाया होगा, मान लेते भाई आप लोग बड़े लोग हो, व्यस्त हो, लेकिन आपकी तो एक चिट्ठी है पंडित जी की, गोविंद बल्लभ पंत के नाम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चिट्ठी गवर्नर ऑफ यूपी, अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंत जी ये तीनों मूर्तियां जितनी जल्दी हो वहां से हटाओ, डिसमेंटल करो। क्या? पंत जी बीच में अटक गए। जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार, पंडित जी को नाराज करें तो नौकरी जाए, और मन कह रहा हटाए ना। उनने कहा ये ठीकरा छोड़ो, नेहरू जी की चिट्ठी समेत उनने अपना एक कवरिंग लेटर लगाया और के नायर को भेज दिया, जो उस वक्त के कलेक्टर थे फैजाबाद के। क्या? वो के नायर थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये मूर्तियां नहीं हट सकती। विवेक जी,
दर्शन न करना छोटी बात है, मूर्ति हटाने का आंदोलन चलाया आपने नहीं विवेक जी, और ये लिखित पढ़त में है, इसको ना हम मिटा सकते हैं ना आप ना अशोक पांडे जी। अरे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं। विवेक जी, देखिए ये देश राम का है, और जो आपने कहा राम, राष्ट्र और रामायण, ये हमारा किसी पार्टी का पेटेंट नहीं हो सकता है। इसका राजनीतिकरण करके हम सत्ता भले पालें, ये जानिए आप ये। और राम जी भाव के भूखे हैं। राम जी ने मूर्ति के पूजा करने के कि आप उनको 10 किलो लड्डू चढ़ाइए और रोज उनको अभिषेक करिए आप। ये राम जी भाव के भूखे हैं। राम जी ने, वो राम जी थे जिन्होंने एक धोबी के कहने से सीता जी का परित्याग किया था। बात होती है कि महापुरुष हो या हमारे आदि पुरुष हो या मर्यादा पुरुषोत्तम हो, उनके आदर्शों के लिए क्या आपने किया? आप तो प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए। आज बात यह है, ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, ये जो किस्से सुनाए जा रहे हैं, इससे आज देश की महंगाई, बेरोजगारी या चरमराती रसातल में जाती अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा है, इसका है ये। आज सवाल ये है अमिताभ जी, राम जी जो जंगल के थे, आज राम जी ऊपर बैठे देख रहे हैं कि जिन्होंने हमारे नाम से और हमसे दान लिया, सत्ता में बैठे, लेकिन अभी भी उनको जन की बात नहीं करते हैं, वो मन की बात करते हैं। ये तो ये आप देखिएगा कि राम जी ये सब देख रहे हैं और राम जी इसका ऐसा करेंगे कि इतिहास में, इतिहास किस रूप में आपको याद करेगा। ये अमिताभ जी देखने की बात है। जापान का ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि आपने राम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। अशोक पांडे जी, अब रुकना होगा भैया, अब विवेक जी को रोकिए। अशोक पांडे का जी। देखिए, राम का वास्तविक इस्तेमाल मुलायम सिंह जी ने किया। राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती लाल किया, मुल्ला मुलायम हो गए। राम का सही इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, और 100 वकील खड़ा किया कि राम मंदिर बना। पंडित कमलापति जी का एक बयान था कि राम मंदिर बना तो पहला फरसा मेरे गर्दन पे पड़ा। राम जी के आदर्शों को, राम जी के नाम पे सत्ता पाके आप सत्ता भोग रहे हैं। और इनसे पूछिए राम सीता की बात हो रही है। आज महापुरुष के आदर्शों पे चलने की बात होती है। महापुरुष के कितने आपने दर्शन किए, कितनी उनकी फोटो धो आपने पी है, इसकी बात नहीं होती है। हमारे लिए राम भक्त, हमने सरकार कुर्बान की है राम मंदिर पर। हमने राम मंदिर पे सैकड़ों जानें कुर्बान की है, तब भी हिंदुस्तान की कोर्ट का फैसला हमने माना है। आज हमने राम मूर्ति पूजा की बात न करिए, ये आप राजनीतिकरण कर रहे हैं राम जी का। राम जी के आदर्शों को अगर आप लागू करते हैं, ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अशोक भाई को भी और विवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मनीषा वाजपेयी, 30 सेकंड फॉर यू, आप कुछ कहना चाह रही थी जी। मैं उस समय तो अशोक यादव जी के बात में कहना चाह रही थी, जब बात कथावाचकों की हो रही थी, तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन कथा कर रहा है, कथा हो किसकी रही है, बात इसकी होती है। आप कथा किसकी कहेंगे? कहेंगे तो अब नारायण की कथा कहेंगे, विवेक जी के तो नाम में ही नारायण लगा हुआ है, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। राम की कथा कहेंगे, कृष्ण की कथा कहेंगे, प्रभु की कथा कहेंगे, तो इस पे भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और इसके बाद अभी जो बात अभी हमारे विवेक जी कह रहे हैं और अशोक जी कह रहे हैं कि राम का राजनीतिकरण कर दिया, आप क्यों नहीं झुठला पाए उसको? सभी लोग सम्मिलित रूप से, अगर राम जो हमारे आराध्य हैं, एक सनातनी हमारी एक परंपरा है, राम का नाम तो आखिरी में भी कहा जाता है कि राम नाम सत्य, जाते जाते भी इंसान कह लेता है। तो सभी लोग अगर चले जाते तो मुद्दा होता ही नहीं, राजनीतिकरण होता ही नहीं ना। ठीक, विवेक जी ने कहा कि मूर्ति पूजा कर रही बीजेपी, मान लिया मूर्ति पूजा कर रहे हैं। दरगाह अजमेर शरीफ, अरे रुक जाओ भैया, आप अजमेर शरीफ में जो चादर भेजते हो, फूल की टोकरी भेजते हो, धूप बत्ती अगरबत्ती इत्र फूलेल भेजते हो, वो निराकार की पूजा है।
वो तो दरगाह की पूजा है, मजार की है ना, भेज रहे हो ना आप, भेज रहे हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि अग्निहोत्री जी, हमने अगर वहां चादर भेजी हर साल, तो हमने हर साल रामलला के लिए 11 किलो लड्डू भेजे, बता दो कभी, नहीं ना। अब आप कह रहे हो कि अयोध्या में पूजा करने से बेरोजगारी का मसला हल होगा, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से बेरोजगारी दूर होगी, उद्योग धंधे लगेंगे हैं, और अयोध्या में लड्डू भेजने से भारत डूब जाएगा। यही चिंतन भारत को स्वीकार्य नहीं है। अब यही चिंतन स्वीकार्य नहीं है। निजामुद्दीन में कव्वाली गाएंगे तो देश तरक्की करेगा है, और अयोध्या में राम जन्म स्थान पर अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो देश रसातल में चला जाएगा। ये कैसी भावना है, कैसी भावना लेके चल रहे हो भाई। कहा जा रहा रामायण हम आपकी नहीं है केवल। अच्छा जी, हम कौन कह रहा, कौन भाई का लाल कह रहा है कि रामायण केवल हमारी है? जो कहे उसके कान के नीचे 2 लगाओ। लेकिन जब सबकी है तो सबके घर से रामायण की आवाज तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि अपने चेलों से रामायण फड़वाते रहो, जलवाते रहो, मूंछों पे चमेली का तेल लगा के मुस्कुराते रहो, और फिर को रामायण सबकी है? नहीं, सबकी नहीं मानेंगे। जिनके हाथ रामचरितमानस को अपवित्र कर रहे हैं, उनकी रामचरितमानस से उनका कोई लेना देना नहीं। इतना अंतर तो रखो मित्र। जो लोग ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस सबका है, अशोक जी बहुत विनम्रता से कहूंगा, उनको उस वक्त उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था जब उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने रामचरितमानस के सम्मान में धृष्टता की थी, गुस्ताखी की थी। और एक बात कहूं, मेरी बात से विवेक भाई भी सहमत होंगे, अशोक जी भी और सब लोग, दोनों अशोक जी, मनीषा जी भी। ये रामचरितमानस है जो ऐसे मूर्खों के उससे प्रभावित नहीं होती उसकी मर्यादा। अन्यथा वो उधर वाले को आसमानी किताब की गुस्ताखी कर दी होती क्या, तो पूरी पार्टी ही समिट जाती। अशोक जी गलत कहूं तो टोक दीजिएगा, क्या दफ्तर ही नहीं ढूंढने मिलता पार्टी कहां गया, गलत कहूं टोक दीजिएगा, क्या मिलता, क्या नहीं मिलता। कोई है माई का लाल जो लखनऊ में खुलेआम जला दे और उसके बाद ठाट से घूम ले, हो तो हमको बता दो। नहीं, एक थे वो भी अपना अलग कार्यक्रम चलाते थे। उन्हें ड्रेसें बदलने का बड़ा शौक था। पांडे जी, एक बार उन्होंने एक धर्म के गुरुओं के में से एक, गुरुओं की श्रृंखला में से एक गुरु के जैसा लिबास पहनने की धृष्टता कर दी, मोर पंख लगा के। क्या अशोक भाई, सिर्फ इतना ही किया था, बोले नहीं थे, कुछ जलाया जुलू नहीं था। सुनना ना, अब आर्मी बुलानी पड़ी थी भगवान का नाम लेके हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में। क्या इस कदर आगजनी हुई थी, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, कलगी लगा घूमेगा। और यहां तो लोग रामायण फाड़ के चले जाते हैं। क्या इधर रामायण फाड़ी, उधर नेतराम के यहां जा कचौड़ी खाई। क्या न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। और कितना उदारता चाहते हैं लोग, और कितनी उदारता चाहते हैं भाई। कोई दूसरी किताब फाड़ कर दिखा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि सहिष्णुता क्या होती है और किसके पास सहिष्णुता है। ये कहने का विषय नहीं। जिनको सहिष्णुता का टेस्ट करना हो विवेक भाई, उनको मेरी सलाह, रामचरितमानस के साथ जो किया वैसे करने का कोई जतन दूसरे उसमें कर लीजिए। अनंत काल के लिए आपको स्थायी रूप से आनंद पता लग जाएगा कि सहिष्णुता और असहिष्णुता क्या होती है इसी भारत में। रश्दी पूरे दुनिया में घूम रहे, प्राण नहीं बच रहा। सलमान रश्दी नहीं बचा ना, क्या आधा शरीर लकवे में चला गया। जिस बच्चे ने मारा उनको वहां
वो जन्मा ही तब सैटेनिक वर्सेस के विवाद के बाद की पैदाइश थी उसकी, जिसने मारा उनको। और यहां जो रामचरितमानस में आग लगा गए वो भी मौज ले रहे हैं, तमाकू छान रहे हैं, नहीं। और हो सकता है कल किसी पार्टी के मंच पर भी दिखाई दे। ये भारत है भाई, इसीलिए इसको प्रणाम करिए और गर्व करिए कि हम भारत में हैं, जहां सहिष्णुता हिमालय के बराबर पर है, हिमालय से कम नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।